वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको सीरम सोडियम के बारे मालूमात देना चाहूँगा। ये जो ब्लड के अंदर सोडियम लेवल है, ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा मुख्तसर और ब्रीफली आपको इसका मैं वो ब्रीफली मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि हमने इसके लिए कौन सा सैंपल लेना है। तो उसके लिए अब कोई भी रैंडम ब्लड लेके उसमें से सीरम प्रिपेयर कर ले, तो इसके लिए कोई टाइम की इम्पोर्टेंस ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि आप सोडियम लेवल 24 आवर यूरिन के अंदर भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो है ना कोई प्रिजर्वेटिव कोई यूज़ नहीं करेंगे और 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे। पर ये दोनों सैंपल जो है ना इनके रखने के लिए या इनको स्टोर करने के लिए 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ द आइडियल फॉर टू कीप द सैंपल। उसके बाद जो और सैंपल्स हैं जिनके अंदर हम सोडियम लेवल चेक करते हैं, वो फीसेस है, स्वेट है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने प्रिकॉशंस कौन कौन सी करनी है। एक तो आप अवॉइड करें कि हेमोलिसिस ना हो, क्योंकि हेमोलिसिस की वजह से जो है इंटरसेलुलर जो है कंपोनेंट्स वो भी ब्लड के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा लाइपीमिक सिरप को अवॉइड करें। फिर आ जाता है कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। तो इसका बेसिकली तो ये सोडियम लेवल हम एडवाइस करते हैं जस्ट सिंपल रूटीन वर्कअप के लिए। दूसरा फिर हम इसको एडवाइस करते हैं टू सी द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने के लिए हम एडवाइस करते हैं। फिर तीसरा होता है कि अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो या वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो या डिहाइड्रेशन में हम इसको एडवाइस करते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है कि जब आप किसी डिहाइड्रेटेड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम से, तो उस वक्त भी हम इसका लेवल चेक करते रहेंगे। उसके बाद आ गया पैथोफिजियोलॉजी, सोडियम की क्या चीज़ है। तो इसमें मैं आपको ये मैं बता दूं कि जो सोडियम है ना, ये मेजर कैटोयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, और इसका मेन फंक्शन जो है वो है टू कीप द प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को ये मेंटेन रखता है। उसके बाद दूसरे जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करता है। फिर एल्डोस्टेरॉन हो गया। तो बेसिकली जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, तो वो इफेक्ट करता है थर्स्ट रिसेप्टर के ऊपर टू मेंटेन प्लाज्मा एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैलिटी। फिर एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट आ जाता है। तो फिर उसके बाद ये है कि चेंजेस इन द सीरम सोडियम जो है ना वो आपको बताएंगी कि वाटर बैलेंस की बजाय आप वाटर सोडियम के बारे नहीं बताएंगे, बल्कि वाटर बैलेंस के बारे वो पूरी इंफॉर्मेशन देगी। उसके बाद आ जाता है कि इसके सोर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारी अडल्ट बॉडी के अंदर 80 ग्राम सोडियम मौजूद है, जिसमें से 35 ग्राम सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मौजूद होती है। तो जो इन एवरेज पर्सन जो है ना डेली 3 ग्राम सोडियम इनटेक होती है उसकी फूड में, लाइक सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है और अदर सॉल्ट्स है। फिर उसके बाद 3 ग्राम ही सोडियम जो है ना एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के ज़रिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया है कि नॉर्मल डाइट कंटेन 8 to 15 ग्राम्स, इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द जीआईटी। फिर अडल्ट बॉडी में 80 ग्राम सोडियम मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 35 ग्राम और डेली इंटेक 30 ग्राम, डेली एक्सक्रीशन 3 ग्राम। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंट्रासेलुलर एंड और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में सोडियम जस्ट 15 मिली इक्विवेलेंट्स है, जो कि 8% ऑफ अदर कैटोइंस, और पोटाशियम 150 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। इसी तरह जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाएं ब्लड के अंदर, तो वहाँ पे सोडियम 154 मिली इक्विवेलेंट्स है और पोटाशियम जस्ट 5 मिली इक्विवेलेंट्स है।
अब इसके बाद आ जाता है कि उस किडनी का रोल क्या है सोडियम की एब्जॉर्प्शन में। पहली बात तो ये है कि ये जो सोडियम जो भी फिल्टर होती है यहाँ से 100% ये चली जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, उसमें से 70% अब्जॉर्ब हो जाती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और 25% अब्जॉर्ब होती है लूप ऑफ हेनले में। फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम बाहर आता है और पोटाशियम बॉडी अंदर चला जाता है और कंजर्व हो जाता है पोटाशियम इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। तो जो एक्सेस सोडियम होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन। अब उसके बाद आ जाता है कि ये फिर वही रेपिटेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोडियम बॉडी के अंदर क्या है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है सोडियम मेनली प्रेजेंट होती है जो कि 90% है और 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सीरम लेवल है और 90 to 250 मिली इक्विवेलेंट पर डे नीडेड बाय द बॉडी। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सोडियम। सोडियम का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद इसका दूसरा जो फंक्शन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस के अंदर आ जाता है। फिर तीसरा इसका जो फंक्शन है वो ये हेल्प करती है टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस को, उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। फिर आ जाता है कि हाउ विल द बॉडी मेंटेन द सोडियम लेवल। तो सोडियम बॉडी हमारी किस तरह सोडियम लेवल को मेंटेन करती है। तो मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम लेवल जो है वो डिपेंड करता है रीनल ब्लड फ्लो पे, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी पे और एल्डोस्टेरॉन पे। और जो दूसरे हार्मोन है जो कि सोडियम लेवल को इफेक्ट करते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, रेनिन एंजाइम सिक्रीशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन सिक्रीशंस आती है। फिर एल्डोस्टेरॉन का मैं पहले बता चुका हूँ कि उसका स्टिमुलेट द किडनी टू कंजर्व सोडियम, वो थ्रू डिस्टल ट्यूब्यूल के जरिए सोडियम को कंजर्व करने की कोशिश करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ विल यू डिस्क्राइब द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की ये है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो सोडियम है वो बाहर आ जाते हैं। और ये जो होता है एटीपी मॉलिक्यूल की वजह से हाइड्रोलिसिस होती है इंटरसेलर फ्लूइड में, और वहाँ से मैं पहले बता चुका हूँ 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं और 2 अंदर चले जाते हैं। अब आ जाता है कि व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया वो होता है जिसमें कि सोडियम लेवल बॉडी में कम हो जाए। तो उसमें एक लेवल है कि लेस देन 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो उस सूरत में पेशेंट को जो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया और उसको वीकनेस फील होगी। दूसरा आ जाता है कि अगर लेवल 115 मिली इक्विवेलेंट से भी कम हो जाए तो फिर पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेथार्जी होगी और मे प्रोग्रेस टू स्टूपर एंड कोमा। फिर आ जाता है कि व्हाट आर साइन सिम्टम्स ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया। अच्छा, हाइपरनेट्रीमिया हम उस वक्त कहते हैं जब सोडियम लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए। तो उसका लेवल क्या होता है, ये मोर देन 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम का लेवल अगर ब्लड के अंदर हो जाए, इट इज़ ए वेरी सीरियस कंडीशन और ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो पेशेंट की जो है ना उसकी मोस्टली म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई हो जाएंगी, थर्स्ट हो जाएगी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, मेनिया और इवन कन्वल्शंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आप नॉर्मल वैल्यूज बता दी हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके labpedia.net पे तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ आप सारी देख सकते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज भी मैंने दे दिए हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया के काजेज क्या क्या हो सकते हैं जिनमें कि सोडियम लेवल बढ़ जाता है। एक तो होता है डिहाइड्रेशन, इनसफिशिएंट वाटर इनटेक हो, हार्मोन्स काजेज, हार्मोन में जो आ जाती है वजूहात वो है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़ इंसिपिडस और स्टीरॉयड थेरेपी। उसके बाद अगर पेशेंट कोमा में हो और एक्सेसिव सोडियम इंट्रावीनस अगर थेरेपी में ज़्यादा दे दें उसको, फिर वॉमिटिंग, एक्सटेंसिव थर्मल बर्न्स अगर हो जाएं। अब हम आ जाते हैं
व्हाट आर दी काजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। मैं एक्चुअली ना आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पे जाके ना ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अब हाइपोनेट्रीमिया के लिए अगर तो डेफिशिएंट डाइट इनटेक है, क्योंकि आप खाने में नमक ही बिल्कुल ही नहीं खाते, तो उस सूरत में भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर है कि डिक्रीज सोडियम इन आईवी थेरेपी में, अगर आप किसी पेशेंट को इंट्रावेनस थेरेपी दे रहे हैं और उसमें सोडियम कम जा रहा है तो उसमें भी हो सकता है। फिर डायूरेटिक्स आ जाते हैं, क्रॉनिक इनसफिशिएंसी, पूरी मैंने लिस्ट दी हुई, प्लूरल एफ्यूजन, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ यू विल डिस्क्राइब हाइपोनेट्रीमिया व्हेन द पेशेंट इज हाइपोवोलेमिक, रीनल लॉस ड्यू टू डायूरेटिक्स। ये अगर अब एंड में मैं आता हूँ कि आप सूडो हाइपोनेट्रीमिया को कैसे डिफाइन करेंगे। सूडो हाइपोनेट्रीमिया जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ लाइपिड्स इन द सीरम, सो सीरम सोडियम आयंस आर नॉट डिजॉल्व इन द लाइपिड्स, तो इस वजह से हाइपरग्लिसीमिया में, हाइपरलिपिडीमिया में और हाइपरप्रोटीनीमिया में आपको सूडो हाइपोनेट्रीमिया नज़र आएगा। उसके बाद मैंने एक पूरा टेबल दिया जिसके अंदर वेरियस कंडीशंस हैं जिनमें के सोडियम लेवल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आप आ जाए कि अब इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सोडियम अगर लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट्स हो या सोडियम मोर देन 160 मिली इक्विवेलेंट्स हो तो वो हो जाएगी क्रिटिकल वैल्यूज़। फिर उसके बाद ये है कि आप हाइपोनेट्रीमिया में ना रैपिड करेक्शन ना करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। तो आप मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट पर labpedia.net पे जाके ना ये सारी मैं जो कुछ ब्रीफली मैंने आपको बताया है ये आप सब इसको देख सकते हैं और आप डिटेल से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। Thank you. Or again, I will say you can go to our website labpedia.net. Thank you very much.